अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल के वीडियो में आपको कुछ शिकायतें शोर और राइटिंग क्लियर नहीं है, वो सही नज़र नहीं आ रहा, ये सब बातें आपकी अपनी जगह ठीक थी। सही है, वो फर्स्ट वीडियो था। कल लाइट का मसला भी था, तो उसी वजह से कुछ माइनर प्रॉब्लम थे। आज इंशाल्लाह आपको वो मसले नहीं होंगे। इफ़ यू रिमेंबर, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने वेक्टर को समझा था, स्केलर को समझा था, फिर हमने वेक्टर के टाइप्स को पढ़े थे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स था वो था, सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप्स थे, पैरेलल, एंटी पैरेलल, और इसी तरह हमारे पास यूनिट वेक्टर था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर वो पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो इंशाल्लाह आज आपको कोई मसला नहीं होगा। कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे सर ये आप डायरेक्टली वो स्टार्ट क्यों नहीं करते? मैं डायरेक्ट वो भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको वो बेस बनाना चाहता हूँ ना, ताकि आगे आपको एमसीक्यूज़ में कोई मसला ना हो, कंसेप्ट में कोई मसला ना हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब वीडियोस को ज़्यादा बनाऊँ या लेंथी करूँ, बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और काइंडली वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर अली यूसुफज़ई, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में पढ़ाता हूँ। वहाँ पर फिज़िक्स में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। और तकरीबन मैंने कल भी बताया था 12-13 साल मेरा एक्सपीरियंस है MD पढ़ाने का। इंशाल्लाह आज आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम जिस चीज़ से आज बिस्मिल्लाह करते हैं ना, वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ नहीं आया ना, तो आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट्स, तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं और ये हम क्यों यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर 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 कोऑर्डिनेट 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 सिस्टम। ये कोई ट्यूशन क्लास नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जो पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सही है, इट शुड बी क्लियर। आप उसको लिखते जाएं। जो मैं नहीं भी लिखता, जो मैं लिखता हूँ उसको तो ज़रूर लिखिए, जो मैं नहीं भी लिखता ना उसको भी आप नोट किया करें। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास दो लाइंस होते हैं या दो से ज्यादा लाइंस होते हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइन मैंने ये ड्रा किया जिसको मैं कहता हूं एक्स एक्सिस, और दूसरा लाइन मैंने ये ड्रा किया जिसको मैं कहता हूं वाई एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो इसको मैं नाम देता हूं एक्स डैश एक्स, और उसको मैं नाम देता हूं एक्स डैश। ये है वाई और ये है वाई डैश। लेकिन ये मैंने दो लाइंस बनाई, तो इस लाइन को मैं कहता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं कहता हूं वाई एक्सिस। और जहां इन दो लाइंस ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, इसको कहते हैं व्हाट? इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ऑरिजिन भी कहते हैं। और इसको, ये दो लाइंस है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90। दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने तीन लाइंस ड्रा किए, तीन लाइंस, तो फिर उसको आप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन फिर ये 3D सिस्टम कहलाएगा। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, और ये हो गया आपका z। तो ये इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2D सिस्टम, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसको हम कहते हैं व्हाट? 3D सिस्टम या स्पेस सिस्टम। जब आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन में,
एक वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, उसके बारे में डिटेल मालूम करना चाहते हैं, देन यू विल यूज व्हाट दिस सिस्टम। अगर जब आप एक वेक्टर का डिटेल मालूम करना चाहते हैं 3D में, तो फिर आप ये वाला सिस्टम यूज करेंगे 3D स्पेस में। जिस तरह एक इंसेक्ट है वो पहले एक्स में चला गया, फिर वाई में चला गया, फिर जेड में चला गया, तो दिस इज 3D सिस्टम। या जो बर्ड्स हैं वो 3D में आपके पास क्या है, वो फ्लाई करते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आप ये क्या यूज करेंगे, ये वाला सिस्टम यूज करेंगे। और ये एक्स वाई ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये एक सिस्टम बनेगा। तो आपको पता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके अपोजिट में जो होगी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहां पर एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन टर्म ऑफ साइन थीटा और cos थीटा, एक्स के लिए हम cos यूज करते हैं, तो यहां पर cos पॉजिटिव होगा और साइन क्या होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा। यहां पर cos भी नेगेटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा। इन टर्म ऑफ व्हाट, साइन थीटा एंड cos थीटा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और इनको हम रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर इन दो लाइंस के दरमियान एंगल कितना बनता है, 90। तो ये एक पासवर्ड है, ये पासवर्ड मैं आपको दूंगा और डायरेक्टली जब इस पासवर्ड को आप पुट करोगे अपने डाटा में, तो आपको उस बंदे के लोकेशन का पता चल जाएगा, उसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। कल मैंने बताया था कि पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोऑर्डिनेट्स देता हूं, मैं आपको पासवर्ड देता हूं। पासवर्ड ये है कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से आप किसी बंदे का लोकेशन मालूम कर सकते हैं इस सिस्टम में? यस। इसका मतलब यह है कि इस बंदे ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x डायरेक्शन में 2 मीटर फॉर एग्जांपल, और y डायरेक्शन में इसने कवर किया है 3 मीटर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट 2 एंड 3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसका लोकेशन मतलब इस 2D में मालूम करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 3। तो इसका मतलब ये है इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे की जो लोकेशन है वो इधर है, ये बंदा ऑरिजिन से इतना दूर है। अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं इसका पोजीशन, तो आप यहां से ऑरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका स्टार्ट इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होगा, इस ऑरिजिन से होगा, और उसका एंड बिल्कुल वहां पर होगा। तो ये इसका पोजीशन आ गया। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 2D। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं 2D में, तो ये इस तरह आएगा, R इज इक्वल टू, इसने x में कितना कवर किया है, मैं लिख सकता हूं दैट इज xi। हमने कल पढ़ा था कि x के लिए हम यूनिट वेक्टर i यूज करते हैं, और y के लिए हम क्या यूज करते हैं, j यूज करते हैं, j। लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या है, शाबाश, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है दैट इज 2i, यानी x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कितनी है, 3j। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, पासवर्ड से। ये जो आप जीपीएस सिस्टम में आप जो किसी बंदे का लोकेशन मालूम करते हैं, वो ये सिस्टम यूज करते हैं ना, लेकिन वो 4D सिस्टम होते हैं। उसमें हम 4 सैटेलाइट यूज करते हैं, 3 सैटेलाइट जो है वो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, और 1 सैटेलाइट जो है वो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और फिर आप उसके जीपीएस सिस्टम से आप एक बंदे का लोकेशन मालूम करते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो वी यूज दिस सिस्टम, लेकिन ये हम तब यूज करेंगे जब प्लेन पे ग्राउंड पे हम किसी बंदे का पोजीशन मालूम करते हैं, तो फिर हम ये यूज करते हैं। क्या आप मालूम कर सकते कि ये ऑरिजिन से कितना दूर है, ये तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन अब से अगर पूछते कि ये ऑरिजिन से कितना दूर है, ये बंदा अपने घर से चला गया 2 मीटर उसने फॉर एग्जांपल ईस्ट में कवर किया, और 3 मीटर फॉर एग्जांपल उसने नॉर्थ में, तो ये बंदा अपने घर से कितना दूर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना फासले इसने कवर किया है। तो वो बहुत आसान है।
तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शाबाश पाइथागोरस थ्योरम। हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, द मैग्नीट्यूड या हाउ मच फार अवे दिस पर्सन फ्रॉम हिज होम। तो दे नीड व्हाट, मैग्नीट्यूड। तो फिर इसको मालूम कर सकते हैं, दैट इज आर। देखो इसके ऊपर आपके पास क्या है, इसको वर्टिकल लाइन में बनाओ, दैट इज द मॉडुलस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहां पर लेंगे 2 स्क्वायर, शाबाश, दैट इज 2 स्क्वायर। और यहां पर क्या करेंगे, दैट इज व्हाट, प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस 9, कितना आ गया, दैट इज 13 अंडर रूट, 13 अंडर रूट। अब आप कहेंगे सर इसका तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता, तो ये 16 से कम है, मतलब इसका आंसर 4 नहीं आ सकता, और 9 से भी ज्यादा है, तो मतलब इसका आंसर आएगा 3.4 या 3.5, तकरीबन इस तरह आपके पास आएगा। दैट इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द मैग्नीट्यूड कि ये बंदा अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर आ रहा है फॉर एग्जांपल कितना, 3.1, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3.4 मीटर। ये बंदा अपने घर से 3.4 मीटर के फासले पे है, ऑरिजिन से इतने फासले पे हैं। सो विद द हेल्प, अब अगर आपने तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम किया, आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट सीखा है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट सीखा है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं, जस्ट सिंपल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बस सिर्फ अंडर रूट में बस। तो चलिए इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, इसको और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, उसका नाम है ए, और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट उसका जो पासवर्ड है उस वेक्टर का, उसने लिखा है कि i प्लस j। इसका मतलब यह है कि यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर i का कोएफिशिएंट कितना है 1, j का कोएफिशिएंट कितना है 1। इसका मतलब यह है कि इसने x में 1 मीटर कोड किया है, y में भी 1 मीटर कोड किया है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो अब इसका मैं मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह मालूम करूंगा, दैट इज व्हाट, ए वेक्टर। इसको वर्टिकल लाइन में बंद करेंगे, अगर नहीं भी बंद करते तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, शाबाश 1 का स्क्वायर ले लें, और आपके पास y की वैल्यू कितनी है 1, उसका भी स्क्वायर ले लें, हो गया बस। 1 + 1 से कितना है 2, तो इससे आएगा 2 अंडर रूट। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करें, तो ऑलरेडी आपने तो मैग्नीट्यूड मालूम किया है। यूनिट वेक्टर का कल डिफिनीशन क्या था, शाबाश, यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन ये था, ए कैप ए वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो। तो आपने क्या करना है, बस सिर्फ इस वेक्टर को इधर लिखना है और इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है, बस हो गया। आप बस ऑलरेडी ये तो रेडीमेड है, यूनिट वेक्टर को मालूम करने में सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो इसी वेक्टर को दोबारा इधर लिखे, शाबाश, i प्लस j डिवाइड बाय व्हाट, दैट इज 2 अंडर रूट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होगा। तो क्या आपको प्रूफ चाहिए, कभी कभार आपको ऑप्शन देते हैं विच वन इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसका तरीका ये होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज ए कैप i डिवाइड बाय 2 अंडर रूट प्लस j डिवाइड बाय व्हाट, 2 अंडर रूट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं बहुत, अब इसके ऊपर इसको भी वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड हमेशा इस तरह मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर आपके पास क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर दोनों का स्क्वायर, इसका भी यहां पर मतलब i यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये 1 के बराबर है। यानी जब इसका स्क्वायर लेते हैं, i यूनिट वेक्टर का स्क्वायर लेते हैं, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर ले ली, i यूनिट वेक्टर इसका स्क्वायर ले ली, और नीचे अंडर रूट 2 उसका भी स्क्वायर ले ली, और j इसका भी स्क्वायर ले ली, और नीचे जो अंडर रूट वाला है उसका भी स्क्वायर ले ली।
किसी चीज का जब आप स्क्वायर लेते हो, अंडर रूट में लेते हो, तो एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्स से ये खत्म हो जाते हैं। और यूनिट वेक्टर का जब आप स्क्वायर लेते हो, यूनिट वेक्टर तो क्या है, वो तो 1 के बराबर है। उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1। आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा इधर, शाबाश, 1 डिवाइड बाई 2, यहां से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर वो यूनिट वेक्टर किधर है, उसका मैंने स्क्वायर लिया। किसी भी वेक्टर का जब हम स्क्वायर लेते हैं, जाहिर बात है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होते हैं। और इसका एलसीएम ले लें, जब आप इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। तो जब आपको ए बी सी ऑप्शन देते हैं विच वन इज यूनिट वेक्टर, तो उसका तरीका ये है सिंपल, उसमें जो ए बी सी ऑप्शन है उनका स्क्वायर ले लें, ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर ले लें, जिससे आंसर 1 आता है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां से इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यूनिट वेक्टर वो होते हैं जो हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं। बट दिस इज द यूनिट वेक्टर इन 2D, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन 2D। अब अगर आप यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं किस में, 3D में, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहां तक समझ आ गया। ये आपको ये कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी दे सकते हैं, मतलब -2 +3, तो मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। शायद मेरी बातें आपको समझ आ रही है, शायद थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे हैं। अब 3D में, ये तो हो गया 2D में, तो 3D में किस तरह मालूम करेंगे, 3D में किस तरह मालूम करेंगे, तो 3D में भी मालूम कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं है। इस बोर्ड में थोड़ा मसला है, ये उसी तरह क्लियर नहीं होता, फिर इसमें इकाई जो है वो क्लियर नहीं आती। चलिए खैर, स्टार्ट में आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़े बहुत मसले होते हैं, लेकिन अब आते एक दूसरी चीज की तरफ, 3D में। फॉर एग्जाम्पल ये 3D सिस्टम है, x that is y and that is what, y, x and z। तो दिस इज कॉल्ड 3D सिस्टम, इसको हम स्पेस सिस्टम भी कहते हैं। 3D 3 डायमेंशन 3D सिस्टम, इसको हम कहते हैं 3D सिस्टम, इसको हम स्पेस सिस्टम भी कहते हैं, इसको हम 3 डायमेंशन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर किसी वेक्टर का जब आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो वो ये है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ने, आप उसका पोजीशन वेक्टर इन 3D, तो वो आप इस तरह लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर इन 3D। आप कहेंगे सर पोजीशन वेक्टर कैसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर का नाम ही काफी है, वो वेक्टर जो आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको बताता है, लोकेशन बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल दैट इज r इज इक्वल टू xi, दैट इज व्हाट, yj प्लस zk। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 3D, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 3D। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं, दैट इज r वेक्टर वर्टिकल लाइन में बंद करो, आप यहां पर ले ले x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर इन अंडर रूट में बंद करें। ये इसका अगर आप इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है यूनिट वेक्टर किस तरह होते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जो गिवन वेक्टर है ना, ये वाला इसको इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको देता हूं कि ये एक वेक्टर है, दैट इज सी, एक वेक्टर है, और वो लिखा है i + 2j - k। दिस इज ए वेक्टर इन 3D, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करे। तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे ने x में 1 मीटर कवर किया है, y में 2 मीटर और z में -z, यानी z पॉजिटिव भी है और z नेगेटिव भी है। उसने कितना कवर किया है, 1।
तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज व्हाट, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, यहां पर y की वैल्यू कितनी है 2, उसका स्क्वायर ले लें, और यहां पर z की वैल्यू कितनी है, प्लस पुट करें, लेकिन यहां पर z की वैल्यू क्या है -1, उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आ जाएगा, +1 है, 1 +4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना आएगा, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, 6√। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। अगर आप इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं तो सी कैप ये मालूम करना चाहते हैं, इसका सी कैप आप मालूम करना चाहते हैं तो वो ये है सी कैप यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा दैट इज आई प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाय व्हाट, 6√। दैट इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किसका है, ये यूनिट वेक्टर किसका है, ये सी का है। दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट, सी। तो अगर आप सी को इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज सी। लेकिन ज्यादातर आपके पास पूछते हैं, आपको ये भी पूछते हैं कि फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू सी, यानी एक वेक्टर मालूम करें जो सी के पैरेलल हो, तो सी के पैरेलल कौन सा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर मालूम करो। आप इस तरह वेक्टर क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह भी दे सकते हैं, ये एक वेक्टर है और इसी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर मालूम करें, यानी एक ऐसा वेक्टर मालूम करें जो सी की डायरेक्शन में हो। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर मालूम करो। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, वो आपको एक दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर आपको किसका डायरेक्शन देगा, इस सी का डायरेक्शन देगा। ये तो हमने कल ये हमने क्लियर किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट है, शायद आपको समझ आ गया। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन 3D। यहां से तो हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ये हो गया व्हाट 3D सिस्टम, और पोजीशन वेक्टर भी हो गया कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और किस तरह इसको ड्रा करते हैं। हमेशा इसको ऑरिजिन से ड्रा करते हैं और उसको वहां तक एक्सटेंड करते हैं जहां पर इसका एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पर इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो चलिए, हमें तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मैं ये माइक बार बार चेक कर रहा हूं ताकि इसमें कोई मसला तो ना हो। अच्छा, तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ लिया इन 2D इन 3D। ये तो हमें बहुत थोड़ा बहुत समझ आ रहा है और ये आगे हमें हेल्प देगा इंशाल्लाह। अब आते हैं अपने काम की तरफ। दैट इज व्हाट, वेक्टर, वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। कुछ जरूरी बातें हैं वेक्टर्स एडिशन को समझने से पहले। वेक्टर एडिशन को समझने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं। आप वेक्टर्स को तब ऐड कर सकते हैं, आप वेक्टर को ऐड क्यों करते हैं, थोड़ा बताएं ना, थोड़ा सोचें ना कि आप वेक्टर्स को क्यों ऐड करते हैं। हम वेक्टर्स को क्यों ऐड करते हैं, व्हाई वी ऐड वेक्टर्स। तो इसका जो क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी ऐड वेक्टर, व्हाई वी ऐड वेक्टर्स, हम वेक्टर्स को क्यों ऐड करते हैं, व्हाई वी ऐड वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट, टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर या इफेक्टिव वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का दूसरा नाम है आर इफेक्टिव वेक्टर। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब यह है
कि मैं एक ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, ये एक ब्लॉक है, एक बंदा आ गया, वो इसको पुश कर रहे इस डायरेक्शन में, दैट इज F1। दूसरा बंदा आ गया, ये उसको पुश कर रहे इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक किस तरफ जाएगा? क्या ये F1 के डायरेक्शन में जाएगा या F2? ना ये F1 के डायरेक्शन में जाएगा ना ये F2। इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जिसको आप नेट फोर्स भी कहते हैं, जिसको आप रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, ये ब्लॉक उसी के डायरेक्शन में जाएगा। तो आप वेक्टर को क्यों ऐड करते हैं? ताकि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए, ताकि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाए, ताकि आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाए कि नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, वो इफेक्टिव वेक्टर कहलाएगा। और इन दोनों का कलेक्टिव जो इस ब्लॉक पे जो असर है वो उस एक वेक्टर के बराबर होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इफेक्टिव वेक्टर। तो क्या आप इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं? नो, इसको हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है और ये 4 है और आपने सिंपल इसको ऐड किया, 3 + 4 आपके पास आ गया 7। नहीं, इस तरह नहीं है, वेक्टर एडिशन इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। तो व्हाई वी ऐड वेक्टर? टू फाइंड आउट रिजल्टेंट वेक्टर आर इफेक्टिव वेक्टर। जो इफेक्टिव वेक्टर आएगा उसकी बात हम आगे करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिजल्टेंट वेक्टर है। हम when we can add vector, when we can add vector, हम वेक्टर्स को कब ऐड कर सकते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, जब आपके पास क्या है वो मोर देन 1 हो, मोर देन क्या हो? मोर देन 1 हो। और आपके पास क्या है? उनका नेचर क्या हो? सेम हो। नेचर क्या हो? सेम हो। और क्या है थर्ड पॉइंट? इट्स ऑन सेम बॉडी। अगर ये सेम बॉडी पे ऐड करते हैं तब, तो आप वेक्टर्स को तब ऐड कर सकते हैं, आप वेक्टर को तब ऐड कर सकते हैं जब इनका नेचर सेम हो, ये एक ही बॉडी पे ऐड करते हो और ये एक से ज्यादा हो। तभी तो आप न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन एक बॉडी, नेचर तो सेम है लेकिन एक्शन एक बॉडी पे होते हैं, रिएक्शन क्या है? दूसरे बॉडी पे होते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इसके पीछे यही रीजन है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आपके एमडीकेट में जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, ये लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं अपने लेक्चर को और हम बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ ले जा रहा हूं अपने लेक्चर को, हिस्सा हिस्सा। मैंने आपको उंगली से पकड़ा है और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि एमडीकेट क्या होता है, एमडीकेट किस तरह पढ़ाते हैं और इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ये आपके जो पॉइंट्स है, टेक्निकल पॉइंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उधर। तो भाई हमें तो बहुत समझ आ रहे हैं, हमें तो बहुत समझ आ रहे हैं, आगे भी समझ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वेक्टर एडिशन के फिर मुख्तलिफ मेथड से वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो, फिर वो हम मेथड अप्लाई करेंगे। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, लेकिन ये स्पेशल केसेस आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब वेक्टर का नेचर सेम हो, एक ही बॉडी पे ऐड करते हो, एक से ज्यादा हो, तब आप ये स्पेशल केसेस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल केसेस ये हैं। केस नंबर 1, अगर आपके पास क्या है? पैरेलल वेक्टर है और उनका नेचर सेम है। क्या है? पैरेलल वेक्टर से जाहिर बात है उनका नेचर सेम होना, अगर पैरेलल वेक्टर है उनका नेचर सेम होना चाहिए। मैंने कल बताया था कि पैरेलल वेक्टर इनका नेचर सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ब्लॉक है, आप एक गाड़ी को पुश कर रहे हैं, आप इस गाड़ी को पुश कर रहे हैं कितने से? फॉर एग्जांपल आप पुश कर रहे हैं 200 न्यूटन से। सही है, गाड़ी खराब हो गई, आपका दोस्त आ गया,
वो भी इस गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और वो उसको धक्का लगा रहे हैं, दैट इज व्हाट 300 न्यूटन F2। दोनों फोर्सेस क्या है, एक ही डायरेक्शन में, टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड फॉरवर्ड के डायरेक्शन में है। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों एक ही गाड़ी पे लग रहे हैं, दोनों का नेचर भी सेम है, एक ही गाड़ी पे, तो डायरेक्शन तो सेम है, ये पैरेलल वेक्टर है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इसका 200 है, उसका 300 न्यूटन है। लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में है, नेचर सेम है, और एक बॉडी पे ऐड करते हैं। तो अब इस गाड़ी पे, इस ट्रक पे, या इस जो भी है, जो ट्राली है, इस पे नेट फोर्स कितना होगा? जाहिर बात है, दोनों बंदे एक गाड़ी को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे, तो दोनों फोर्स का जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो सिंपल बराबर होगा F1 प्लस F2। उसको आप सिंपल तरीके से ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? दैट इज 500 न्यूटन। डायरेक्शन भी वही होगा, टुवर्ड ईस्ट। तो ये 500 क्या है? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? तो टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा R, वो कब मैक्सिमम होगा? वो कब मैक्सिमम होगा? जब इनके दरमियान एंगल कितना हो? 0 हो और ये पैरेलल वेक्टर हो, तो फिर इनका रिजल्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहां पर वो रिजल्टेंट कितना आ गया? दैट इज FR, द रिजल्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 500 न्यूटन, दैट इज मैक्सिमम। इसको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर को आप स्केलर के तरीके से तब ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने ऐड किया, वी एड वेक्टर्स लाइक स्केलर्स। हमने वेक्टर को ऐड किया बिल्कुल स्केलर के तरीके से, लेकिन ये तब पॉसिबल हो जब वो वेक्टर क्या हो? Here F1 is what? Parallel to what? F2। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसको आप सिंपल 2 + 3, 200 + 300 सिंपल ऐड कर सकते हो। लेकिन केस नंबर टू, अगर यही सिचुएशन है और आप इस गाड़ी को पुश कर रहे और आपका एक पागल दोस्त है, होते हैं ना, होते हैं शरारत के लिए, और आप पुश कर रहे 200 न्यूटन से इस डायरेक्शन में टुवर्ड ईस्ट, और आपका दोस्त आ गया, वो उसको पुश कर रहे कितना? F2 300 न्यूटन, वो उसको पुश कर रहे वेस्ट की डायरेक्शन में। उस पर चढ़ते जी कम खबर यार, जाहिर खबर है, जिसकी लाठी उसकी बेंस। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसके डायरेक्शन में आएगा, जिसकी लाठी उसकी बेंस। लेकिन अब आपके पास क्या है? अब आप अगर आप रिजल्टेंट मालूम करना चाहते तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज व्हाट? ग्रेटर माइनस स्मॉल, या स्मॉल माइनस ग्रेटर, लेकिन फिर आंसर माइनस में आएगा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, उसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास टुवर्ड वेस्ट है, या F1 की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसके बराबर आएगा? सिंपल, मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो 300, मैं सिंपल लिखता हूं, ग्रेटर माइनस स्मॉल के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाए। बाकी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, F2 माइनस F1, तो कितना आएगा? 300 माइनस 200 कितना आएगा? दैट इज 100 न्यूटन। और अगर मैंने इस तरह लिखा, FR इज इक्वल टू F1 प्लस माइनस F2, माइनस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये F2 जो है ये F1 की अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या इसको आप नेगेटिव ऑपरेटर, F2 को आप F1 का नेगेटिव ऑपरेटर कह सकते हैं? नहीं, एंटी पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव ऑपरेटर नहीं। नेगेटिव ऑपरेटर ये है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन यहां पर तो इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये एंटी पैरेलल है, लेकिन ये नेगेटिव ऑपरेटर नहीं है। तो फिर इसको आप इस तरह लिखेंगे, शाबाश, दैट इज 200
और प्लस माइनस 300, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो फिर आपके पास आएगा 200 माइनस 300 और माइनस 100। माइनस का मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्टिंग टुवर्ड वेस्ट या एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर गाड़ी आगे नहीं जाएगी बल्कि पीछे की तरफ जाएगी। जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा, इस फोर्स की अपोजिट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हुआ, उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है, बल्कि सिंपल आपके पास क्या है, सिंपल आपके पास इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया अब इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते, शाबाश, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब ये है दो वेक्टर को आप स्केलर के तरीके से तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो एंटी पैरेलल हो, यानी वी सब्ट्रैक्ट vectors like a scalars when they are what? They are anti मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं ना एंटी पैरेलल। जब ये एंटी पैरेलल हो तो बिल्कुल हम उस स्केलर के तरीके से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, दैट इज व्हाट, एफ आर रिजल्टेंट F2 माइनस F1 ग्रेटर माइनस 1, बिल्कुल। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इनके दरमियान एंगल कितना हो, 180 हो, फिर आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और इनका नेचर सेम हो। चलिए थर्ड नंबर केस। अब अगर वही सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे 3 न्यूटन, ये आपके पास क्या है, F1 है, और आपका दोस्त जो है वो इस ब्लॉक को पुश करे अपवर्ड, दैट इज 4 न्यूटन। तो क्या अब भी आप सिंपल उसको मतलब 3 - 4 या 3 + 4 इसको ऐसा ऐड करेंगे? कभी भी नहीं। अब यहां पर आप यूज करेंगे, ये दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर F1 क्या है, परपेंडिकुलर टू व्हाट, F2। किस तरह? F1 जो है वो एलॉन्ग X है और F2 जो है वो एलॉन्ग Y है, तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल 90 है। तो जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो, जब F1 इज परपेंडिकुलर टू F2, तो फिर इसका रिजल्टेंट किस तरह मालूम करेंगे? Pythagoras theorem. We will use Pythagoras theorem to find out the resultant of F1 and F2. तो फिर यहां पर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, Fr, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिंपल हम लेंगे दैट इज व्हाट अभी हमने किया कोऑर्डिनेट सिस्टम में, n F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लेट। ये वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और ये वाला फार्मूला तब यूज करेंगे जब पैरेलल हो, और ये वाला तब यूज करेंगे जब एंटी पैरेलल हो, तब ये यूज करेंगे। तो अब F1 कितना है, 3 स्क्वायर, और F2 कितना है, तो 3 का स्क्वायर ले 9 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 25 अंडर रूट, और 25 को अंडर रूट से निकालो तो कितना आएगा, 5 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन मालूम करेंगे, खैर वो आसान है, वो आ जाएगा। लेकिन ये तीन आपके एमडीकेट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी, ज्यादातर इन 3 केसेस पे आते हैं, ज्यादातर इन 3 केसेस पे क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली 100% तकरीबन चांस ये होते हैं कि वेक्टर एडिशन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इन 3 केसेस पे होते हैं। ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला गेम है, सिंपल एड, सिंपल सब्ट्रैक्ट यूजिंग Pythagoras theorem, बस। सेम डायरेक्शन सिंपल एडिशन, अपोजिट डायरेक्शन सिंपल सब्ट्रैक्शन, परपेंडिकुलर Pythagoras theorem जिंदाबाद, बस। बात क्लियर।
इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग कहते हैं फिजिक्स मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। समझ आ गया तो बहुत आसान है, समझ नहीं आता तो बहुत मुश्किल है। एंड इट नीड प्रैक्टिस। अब जाएं आपके पास जिस एकेडमी का बुक होगा, जिस एकेडमी का बुक होगा उस एमसीक्यूज को थोड़ा ट्राई करें। ज्यादातर एमसीक्यूज इसी पे होंगे और वो आप इंशाल्लाह हल कर पाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं इंशाल्लाह। इन छोटा सा ये जो 3 पॉइंट्स थे, ज्यादातर एमसीक्यूज हर एकेडमी में इससे होंगे। प्रैक्टिस किया करें, जितने आप एमसीक्यूज ज्यादा साल करेंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट को सीखें, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सही सीखें, मजबूत स्ट्रांग डेप्थ नॉलेज जो होगा ना, डीप नॉलेज जो होगा, डीप थिंकिंग जो होगा, पहले सही चीज को समझे, फिर उस पर लग जाए, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह उतना आप स्ट्रांग होंगे। जिधर से भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, साल करते जाएं, साल करते जाएं, तो आपका प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो ये बात समझने की कोशिश करें। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमने ये 3 स्पेशल केसेस पढ़ लिए और मैंने आपको कहा था यहां पर एक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट वेक्टर है। जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? F1 और F2 से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल वो जो आपके पास क्या है ये डिपेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, हर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। यानी F1 का कितना मैग्नीट्यूड है, F2 का कितना मैग्नीट्यूड है, F3 का कितना मैग्नीट्यूड है। सो द रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। और सेकंड, ये वेक्टर से इसका डायरेक्शन है डिपेंड अपॉन व्हाट? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन व्हाट? बिटवीन वेक्टर्स, कि उन वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है तो फिर तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है, लेकिन अगर एंगल 180 हो गया तो फिर तो रिजल्टेंट मिनिमम हो गया। इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट वेक्टर का दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसके साथ क्या रिलेशन हो गया। तो जितना हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को बढ़ाएंगे तो रिजल्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ेगा। इनवर्स रिलेशन है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल जितना बढ़ाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। सो इफ वी इंक्रीज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, the magnitude of resultant will what? Increase, decrease or remain constant? It will definitely what? Decreases. क्योंकि इनवर्स से दो वेक्टर्स, ये थीटा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। जब भी मैंने डिस्कस किया ये इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल नहीं है, ये F1 और F2 के दरमियान एंगल है। तो दो वेक्टर्स के दरमियान जितना एंगल बढ़ता जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं कि इनके दरमियान एंगल कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर उसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर कब 0 होगा? मिनिमम वेक्टर कितने चाहिए? दो आपके पास के हैं वेक्टर होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन से और दूसरा बंदा इसको पुश कर रहे हैं कितने? 10 न्यूटन में इस डायरेक्शन में, तो फिर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? ये आपके पास हो गया F1 और ये आपके पास क्या हो गया? F2। ये F2 हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या ये इक्वल वेक्टर है? नो 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 नो, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है लेकिन ये इक्वल वेक्टर नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर यहां पर इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0। तो मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए एक की लाइन में? कोलिनियर वेक्टर कितने चाहिए कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए? तो वो आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए? आपके पास दो वेक्टर्स। तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? उसका रिजल्टेंट, लेकिन ये किसके लिए? ये कोलिनियर वेक्टर के लिए है।
कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो एक ही लाइन में ऐड करते हैं। तो मिनिमम एक ही लाइन में मिनिमम कितने वेक्टर, मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम जिनका रिजल्टेंट क्या है, मिनिमम क्या हो, मिनिमम कितना हो, टू वेक्टर्स। और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट। और डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो फिर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, जीरो आएगा, यानी इनका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। लेकिन ये जब एक लाइन में हो, लेकिन जब इन प्लेन में हो, इन प्लेन, एक ही प्लेन में हो, प्लेन हमेशा 2D से बनता है, इन प्लेन, तो फिर कितने चाहिए कि उसका रिजल्ट कितने, कम से कम कितने वेक्टर, ज्यादा तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने वेक्टर होने चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है, आपके पास क्या है, उसका रिजल्ट जीरो आ जाए। तो इन प्लेन में, इन प्लेन में कम से कम आपके पास क्या है, इन प्लेन में, वन प्लेन में, इन प्लेन, इन वन प्लेन, तो फिर कम से कम आपके पास क्या है, 3 वेक्टर्स चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर 2 से ज्यादा है, कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए। तो 3 वेक्टर्स अगर होंगे, 3 वेक्टर्स अगर होंगे, फॉर एग्जांपल ये ए एंड दिस इज व्हाट बी एंड दिस इज व्हाट सी, तो ये बोर्ड जो है, ये व्हाइट बोर्ड जो है, ये प्लेन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट तक क्या वो सेम आ गया। हालांकि वेक्टर तो 3 है, ये ए है, ये बी, ये सी है। तो प्लेन में कम से कम आपके पास 3 वेक्टर्स चाहिए। तो फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, जीरो, जीरो वेक्टर। और अगर एक प्लेन में ना हो तो फिर कितने होने चाहिए, अगर एक प्लेन में ना हो तो कम से कम फिर आपके पास क्या है, 4 चाहिए। एक प्लेन में ना हो तो फिर उनका रिजल्टेंट हासिल करने के लिए कम से कम 4 वेक्टर चाहिए, तब आपके पास क्या है। तो अगर कोलिनियर है, कम से कम 2 वेक्टर होने चाहिए, फिर उसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। अगर एक ही प्लेन में है, जिसको कोप्लेनर वेक्टर भी कहते हैं, फिर उसका रिजल्टेंट तब आएगा जब 2 से ज्यादा हो, 3 हो। तो पॉइंट तो हमें समझ आ गया, पॉइंट तो हमें समझ आ गया। एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एडिशन ऑपरेटर इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। खत्म करना कमाल नहीं है, इसको सही क्लियर करना कमाल है। तो वो तो मैं खत्म कर सकता हूं, 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं, फिर बहुत सी चीजें अधूरी रह जाएगी। तो अब जब हम वेक्टर्स एडिशन की बात करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स है, मेथड्स फॉर एडिशन ऑपरेटर, मेथड्स, सारे मेथड्स नहीं पढ़ते, मेथड्स फॉर एडिशन ऑपरेटर, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारे पास जो सिंपल, जो हम क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं, एक तो है हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। वो आसान है, इसको आप ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, इसको हेड टू टेल रूल को। ये बुक में सारी टर्मिनोलॉजी है। हेड टू टेल रूल को एक और नाम ज्योमेट्रिकल मेथड भी इसको कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं, दैट इज व्हाट, ट्राइंगल मेथड भी इसको कहते हैं। इसमें ट्राइंगल बनते हैं हेड टू टेल। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर है, क्लियर। मैं एक आसान केस लूंगा क्योंकि इसमें बहुत से एमसीक्यूज हैं। और ये एक दूसरा वेक्टर है,
head to tail rule. So I will put the tail of vector B. मैं इस ए वेक्टर को दोबारा यहां पर ड्रा कर सकता हूं. क्लियर? तो मैं ये ए वेक्टर के हैं और ए वेक्टर के हेड पे मैं बी का टेल पुट करूंगा, प्लेस करूंगा. ये जस्ट प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ व्हाट? वेक्टर ए. या कनेक्ट टेल ऑफ वेक्टर ए विद द हेड ऑफ वेक्टर ए विद द टेल ऑफ वेक्टर बी. तो ये अब हमारे पास आ गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर. आप कहेंगे सर ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम की यूज करो ना, कोई मसला नहीं है. लेकिन मैं आपको हेड टू टेल रूल समझाना चाहता हूं. बिल्कुल कर सकते हैं. अब अगर हम रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं तो यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका स्टार्ट होगा ए के टेल से, उसका एंड होगा बी के हेड पे. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. बिल्कुल. तो यहां पर आपके पास क्या है? आर इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस बी. बिल्कुल ये सही है. ये इसका वेक्टर फॉर्म है. यहां पर ये दोनों ए और बी परपेंडिकुलर है. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. ये दोनों परपेंडिकुलर है. यहां पर इस डायग्राम में ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो ये हमारे पास क्या है? हेड टू टेल. तो ये तो मेरे पास आ गया दैट इज व्हाट? ए प्लस बी. पॉइंट 1 ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए. इसका मतलब यह है कि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है. वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या है? वैलिड है. ए प्लस बी हमेशा क्या होगा? इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है वेक्टर एडिशन में, तो वो तो मैंने मालूम किया. ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होगा. ए प्लस बी से भी जो वेक्टर आएगा आर रिजल्टेंट, बी प्लस ए से भी जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट आर कहलाएगा. और ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर होंगे, डायरेक्शन में भी. लेकिन दूसरे पार्ट में मुझसे पूछते कि सर ए माइनस बी मालूम करो, तो वो मैं किस तरह मालूम करूंगा? तो इस डायग्राम में मैं आपको मालूम करता हूं. इधर देखो, पहले मैं बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करूंगा. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर किस तरह करते हैं? अगर आप ए से बी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले आप बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करेंगे, ये वाला बी का. या इधर मैं करता हूं, चलो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये ए के साथ मैं बी ऐड करना चाहता हूं, माइनस बी ऐड करना. तो डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता, डायरेक्ट मैं ए के साथ बी ऐड नहीं कर सकता. पहले मैंने बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रा करना है. तो बी का नेगेटिव वेक्टर क्या है? ये वाला माइनस बी. तो अब मैंने क्या है? इधर ये माइनस बी इधर लिखना है, इसके टेल से इसके हेड से कनेक्ट करने. ये है माइनस बी. दिस इज द रिजल्टेंट. दिस इज द रिजल्टेंट. तो ये ए माइनस बी आ गया. अब अगर कोई मुझसे पूछते हैं थर्ड पॉइंट में कि सर आप मालूम करें बी माइनस ए, ये मालूम करें. ए माइनस बी और बी माइनस ए, क्या इससे रिजल्टेंट सेम आएगा? कभी भी नहीं. चले करते हैं ना. तो ये तो ए, ये बी वेक्टर है. दिस इज बी वेक्टर. पहले बी वेक्टर को ड्रा करो. अब बी से ए सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये ए है. तो इस ए का वेक्टर नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जो मैग्नीट्यूड में इसके बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये वाला. दिस इज माइनस ए, दिस इज माइनस ए. और ये इसका रिजल्टेंट आ गया ये. तो इसके रिजल्टेंट को देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है. तो क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो सकते हैं? क्या ये बराबर हो सकते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड. क्या पॉइंट टू बी नोटेड, क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर हो सकता है? दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? हाँ, आप कहेंगे सर अगर बी जीरो, अगर बी एक नल वेक्टर है, नहीं. या सर अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, रटे मत लगाएं, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है.
हाँ, अगर दोनों नल वेक्टर हो तो फिर पॉसिबल है। अगर ए और बी दोनों नल वेक्टर है फिर ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ सकते हैं, लेकिन ए भी नहीं आ सकता। या अगर आप ए को अपना वेक्टर पुट करें तब भी नहीं आ सकता। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। अगर आप बी को भी नल वेक्टर पुट करें फिर भी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आ सकता। ए की पॉसिबिलिटी है, हाँ, इफ अगर ए भी एक नल वेक्टर है और बी भी एक नल वेक्टर है तो फिर ये पॉसिबल है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये पॉसिबल है, लेकिन अगर दोनों क्या है नल वेक्टर हो फिर ये पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल है। बाकी किसी केस में ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। सिर्फ एक केस में अगर दोनों ए भी नल वेक्टर और बी फिर ये पॉसिबल है। देन दिस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी से जो वेक्टर आएंगे वो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बी माइनस वेक्टर से वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो हमने तो कहा है कि दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यहां पर चले मैग्नीट्यूड सेम होगा, मे बी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है। दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। तो बातों में हमने एडिशन ऑपरेटर भी पढ़ लिया, बाय हेड टू टेल सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर करेंगे वो हम इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि पहले हम जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं पहले उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करेंगे, फिर उसको उस वेक्टर के साथ ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो हमने मालूम किया। कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं फिर आगे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते फिर आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, क्या ए प्लस बी प्लस ए के बराबर हो सकता है? यस, कमोटेटिव वाला, यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नेक्स्ट पॉइंट ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। यस, कब पॉसिबल है? यस, जब बी क्या हो, बी एक नल वेक्टर हो तब ये पॉसिबल है। यस यस यस, जब बी क्या है, एक नल वेक्टर हो। लेकिन अगर बी क्या है, इफ बी इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, फिर ए प्लस बी नेवर इक्वल टू ए माइनस बी। अगर बी एक नल वेक्टर नहीं है फिर ये पॉसिबल नहीं है। हां, इफ अगर ए भी एक नल वेक्टर है और बी भी एक नल वेक्टर है तो फिर ये पॉसिबल है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। यस, तो दो केसेस में हम यस कह सकते हैं। एक, जब ओनली बी नल वेक्टर हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हो सकते हैं। और नेक्स्ट, जब ए भी जीरो वेक्टर हो और बी भी जीरो वेक्टर हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इधर से भी जीरो आएगा, इधर से भी जीरो, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया, पॉसिबल है। 3rd नंबर पॉइंट, क्या ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जाम्पल वो पी के बराबर है, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जाम्पल वो क्यू के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या ये पी क्यू के बराबर, ये पी और क्यू जो है क्या ये बराबर हो सकते हैं? पी इज ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड वो क्यू के बराबर है। क्या ये दोनों पॉसिबल है? पी क्यू के बराबर हो सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं? यस, कब? ये तब पॉसिबल है, यस, अगर ए क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कब? बी को। अगर ए वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है
अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड, सही है, ये दोनों तब बराबर सकते हैं ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तब बराबर आ सकते हैं कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट बी, तब मैग्नीट्यूड वाइज ये तब बराबर से। यहां पर आप नल वेक्टर प्रूव नहीं कर सकते, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर ये वेक्टर नोटेशन है और वो मैग्नीट्यूड में है। तो ए प्लस बी को मैंने बराबर किया पी के, और ए माइनस बी को मैंने बराबर किया क्यू के। तो पी क्यू के बराबर तब हो सकते हैं जब ए परपेंडिकुलर बी के बराबर, ए परपेंडिकुलर टू बी, तब ये पॉसिबल है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको वेक्टर एडिशन में आपको पढ़ा लिए। इसके बाद मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाऊंगा, फिर मैं आपको वो टॉपिक आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर हो जाए। लेकिन आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने पूरे लेक्चर को गौर से सुन लिया तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे।